हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, तो हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो किडनी का फंक्शनल यूनिट हमारा नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन हमारा जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करता है। नेफ्रॉन हमारा ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है, या हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है और हमारे वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारा नेफ्रॉन का, कि जो नेफ्रॉन है वो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। कौन सा ऑर्गेनेल्स को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? सेल की किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये आप 9th-10th में पढ़ते आ रहे होंगे और ये 11th-12th में भी है इसका टॉपिक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एनर्जी बनाता है। यह एनर्जी एटीपी के रूप में होता है। क्या चीज़ के रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एग्ज़ाम में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे कोशिका के लिए एनर्जी बनाता है। और किस रूप में बनाता है? तो एटीपी के रूप में बनाता है एनर्जी को। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर इन प्लांट। प्लांट के किस भाग में हमारा फोटोसिंथेसिस अकर होता है वो पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लीफ। जो लीफ में हमारा फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर होता है, इसका आंसर हो जाएगा लीफ। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लीफ के बारे में जान लेते हैं कि लीफ में ही क्यों अकर होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आप सभी को पता होगा कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो सनलाइट को कैप्चर करता है और सनलाइट को यूज करके पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से H2O मतलब वाटर को लेकर H2O को लेकर दोनों को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज मतलब भोजन बनाते हैं। तो एक बार और मैं रिमाइंड कर देती हूँ, लीफ में हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप।
यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपका ओ नहीं रहेगा, ओ नेगेटिव रहेगा, तो आप उसमें टिक करेंगे, क्योंकि ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन अगर ओ नेगेटिव नहीं रहा तो आप ओ में टिक मारेंगे। तो यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा गया है, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, वो रेड ब्लड सेल की सतह में ना ही तो ये एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल के सतह में, और ना ही इसमें RH फैक्टर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है या ओ नेगेटिव है, वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है या ओ नेगेटिव, वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द लंग्स? ह्यूमन के रिस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा ऐसा भाग है या पार्ट है, जो भी बोले, जो फेरिंग्स को लंग्स तक जोड़ता है, कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। अब हम कुछ फेरिंग्स के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो फेरिंग्स के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। तो फेरिंग्स हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फेरिंग्स हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे माउथ और नोज़, कहाँ? माउथ एंड नोज़ के बैक साइड में लोकेटेड होता है। अब कुछ हम ट्रैकिया के बारे में जान लेते हैं। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को हम विंड पाइप के भी नाम से भी जाना जाता है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। आपका क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि ट्रैकिया इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप आंसर अगर होगा तो आप ऑप्शन में होगा तो आप विंड पाइप को टिक करेंगे। तो ट्रैकिया के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज़ अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्यूब। ट्रैकिया हमारा एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि बना होता है कार्टिलेज से। याद रखिए क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? कार्टिलेज से हमारा बना हुआ होता है ट्रैकिया। अब हम देखेंगे इसका काम क्या होता है। इसका काम हमारा होता है कि एयर को लैरिंग्स से, जो हमारा ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का फंक्शन क्या है? ट्रैकिया का फंक्शन हमारा है कि यह एयर को लैरिंग्स से लंग्स तक लेकर जाता है। हमारा जो ट्रैकिया है वो एयर लैरिंग्स से लंग्स तक लेकर जाता है। एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ। पहले देखते हैं, हम पहले बताए थे कि फेरिंग्स के बारे में हमने बताया था कि फेरिंग्स हमारा यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फेरिंग्स हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है? इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पाया जाता है? माउथ और नोज़ के बैक साइड में ये हमारा लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है, आप जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम बताएं ट्रैकिया के बारे में कि ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप। MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रैकिया इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप लिखेंगे विंड पाइप, या MCQ क्वेश्चन रहेगा तो आप विंड पाइप में टिक करेंगे। उसके बाद हम बताएं कि ट्रैकिया हमारा यह एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्यूब होता है। कैसा ट्यूब होता है? लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज़ अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ट्यूब। यह एक हमारा जो ट्रैकिया है वो लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि बना हुआ क्या चीज़ से बना हुआ होता है? कार्टिलेज से। याद रखिए कार्टिलेज से हमारा जो ट्रैकिया है वो जो हमारा कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कार्य क्या होता है इसका मेन फंक्शन? यह एयर को, हवा को लैरिंग्स से लंग्स तक लेकर जाता है। जो हमारा ट्रैकिया है वो एयर को लैरिंग्स से लंग्स तक लेके जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, विच टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स
रिजल्ट्स इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के सेल डिवीजन के रिजल्ट से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइटोसिस। माइटोसिस, हम देखिए सेल डिवीज़न 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा। पहला हमारा माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस में हमारा होता है कि 2 रिजल्ट में, माइटोसिस सेल डिवीज़न के रिजल्ट में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। अब माइटोसिस का बात निकला है तो माइटोसिस के कुछ स्टेजेस होते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो माइटोसिस के 5 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 5 स्टेजेस। कौन से? पहले प्रोफेज, पहला हमारा है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, मेटाफेज, तीसरा हमारा हो जाएगा एनाफेज, चौथा टीलोफेज और 5वां लास्ट हमारा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि कितने प्रकार के हमारे स्टेजेस होते हैं माइटोसिस में। तो हमारा माइटोसिस में कितने स्टेजेस होते हैं? रिमाइंड कर लीजिए, 5 स्टेजेस होते हैं। कौन सा? पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज और 5वां लास्ट हमारा साइटोकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। जो हमारा इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है। वो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज ग्लैंड से। हमारा जो इंसुलिन है वो पेनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अब कुछ हम पेनक्रियाज के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर पूछ दिया तो कुछ तो आप समझ के आंसर कर सकते हैं, MCQ क्वेश्चन रहेगा तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो हमारा एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, जो हमारा पेनक्रियाज है वो पार्शियली एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि पेनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ठीक है कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हाँ, जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है उससे, पेनक्रियाज का जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है उससे हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो भी बोल सकते हैं। अब हम कुछ जान लेते हैं इंसुलिन के बारे में, ये क्या है। तो इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो कब सिक्रेट होता है? जब हमारा ब्लड शुगर, जब हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई। हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो हाई हो जाता है, उस टाइम यह हार्मोन सिक्रेट होता है और यह ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में लाता है, नॉर्मल रेंज में। मतलब जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। और जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज का जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इंसुलिन हार्मोन हमारा कब सिक्रीट होता है? जब हमारे बॉडी का ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो यह हार्मोन सिक्रीट होता है और हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प करता है। और हम ग्लूकागोन के बारे में भी जान लेते हैं। अब आप बोलेंगे ग्लूकागोन होता क्या है? तो ग्लूकागोन हमारा हार्मोन ही है जो हमारा पेनक्रियाज के इंडोक्राइन से सिक्रीट होता है। तो ग्लूकागोन के बारे में जान लेते हैं। ग्लूकागोन हमारा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो ये कब सिक्रीट होता है? ग्लूकागोन जो हार्मोन हमारा है, जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लो हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट, लो।
जब हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है वो लो हो जाता है, तब यह हार्मोन सिक्रीट होता है और हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज़ बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि लो हो जाता है ब्लड शुगर तो उसको बढ़ाने में यह हार्मोन हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा है विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बोन्स। कौन सा विटामिन हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल है, हमारे बोन्स के लिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन डी। अब विटामिन डी कैसे, आप सब पढ़े होंगे कि जो हमारा विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करता है, मजबूत बनाने में हेल्प करता है हमारे हड्डियों को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप क्या लिखेंगे, विटामिन डी। आप विटामिन डी में टिक करेंगे। और हमारे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया होने से बचाता है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारा बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स बाय विच वेसल्स। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स बाय विच वेसल्स। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी हार्ट, ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है हार्ट से हार्ट टू लंग्स बाय विच वेसल्स, किस वेसल्स के थ्रू, किस वेसल से होकर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर फिल्टर्स ब्लड इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ब्लड को कौन सा स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का कौन सा स्ट्रक्चर ब्लड को फिल्टर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन में हमारा ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्लोमेरुलस किसका पार्ट्स है, तो ये नेफ्रॉन्स का पार्ट्स है, भाग है, स्ट्रक्चर है, जो भी बोल सकते हैं, जो नेफ्रॉन में स्थित होता है। अब कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो नेफ्रॉन के बाउंस कैप्सूल के अंदर स्थित होता है। कौन सा कैप्सूल, याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर स्थित होता है हमारा ग्लोमेरुलस।